नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर तमाम तरीके के मन में सवाल आ रहे हैं। किसी ने कहा कि बीजेपी ये बिल तो ले आई है, कानून तो बना दिया है, लेकिन महिलाओं को फ़ायदा नहीं होगा, ये तो झुनझुना है। महिलाएं जो हैं वो बरसों बरसों तक इंतज़ार करती रहेंगी कि असल में 33% का हक उनको मिल जाए। और इसीलिए दो बड़े नाम जहन में आ रहे हैं और जिनके लिए बार बार चर्चा हो रही है। पहला तो है जनगणना और दूसरा है परिसीमन, यानी सेंसस और डिलिमिटेशन। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कानून बनने से चंद कदम दूर है। लोकसभा ने इस बिल पर तो मोहर लगा दी है, राज्यसभा में अभी चर्चा चल रही है। हम और आप सभी जानते हैं कि अगला स्टेप क्या है। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देते हैं कि राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद अब नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होते ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा और महिलाओं को चुनावों में 33% आरक्षण मिल जाएगा। आसान शब्दों में अगर कहूं तो हर 100 सीट से इसमें से कम 33 सीट पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएगी। और वर्तमान लोकसभा सीट के आधार पर अगर कहूं तो ये आंकड़ा 181 होगा। लेकिन मौजूदा 82 सांसदों से 181 या उससे ज्यादा महिला सांसद होने में कुछ पड़ाव हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं जो पार किए बगैर वो हक हासिल नहीं हो सकता है। और इन माइलस्टोन्स का पार होना ज़रूरी है। इनके पार जाने पर ही महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और ये पड़ाव कौन से हैं, अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहला पड़ाव जो है वो जनगणना है और उसके बाद वाला पड़ाव जो आता है वो परिसीमन का आता है। इन दोनों माइलस्टोन्स को जब आप पार कर लेंगे तो फिर आएगा महिला आरक्षण का माइलस्टोन, जहाँ से हक की शुरुआत हो जाएगी। जनगणना, परिसीमन, महिला आरक्षण और उसके बाद आएगा चुनाव। और चुनाव के बाद जब जीतेंगी ये तमाम महिलाएं या इनमें से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो फिर पड़ाव आएगा संसद का, जहां से आपके और मेरे लिए कानून बनेंगे। तो पहला पड़ाव क्या था, याद कीजिए, जनगणना। जनगणना होती क्या है, क्यों जरूरी है, आसान शब्दों में आपको इसकी बारीकियां समझाते हैं। सवाल जवाब के फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये कि जनगणना क्या होती है। जवाब ये कि भारत में रहने वाला हर इंसान इसमें गिना जाता है, उसकी गिनती होती है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, मर्द, औरत, सब। सवाल ये कि जनगणना क्यों होती है। भाई, भारत के नागरिकों का उचित डेटा जुटाने के लिए सेंसस होता है। अच्छा, ये होती कैसे है, तो जवाब, जनगणना अधिकारी आपके घर पर आते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं और अपने रजिस्टर में उनके जवाब नोट करते हैं। और कौन से सवाल पूछे जाते हैं, घर में कितने सदस्य हैं पूछा जाता है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, घर का मुखिया कौन है, कितने बच्चे हैं। इसके अलावा क्या सवाल पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि घर में कार है कि बाइक है, घर में एसी है कि कूलर है, घर में फ्रिज है, रसोई गैस है। ये सवाल भी पूछे जाते हैं। ये वो कुछ सवाल हैं जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। आपको शायद याद होगा कि 12 साल पहले 2011 में एक बड़ा सा रजिस्टर हाथ में लेकर आपके इलाके में कोई सरकारी स्कूल का शिक्षक पहुंचा होगा। ऐसे ही सवाल पूछे गए होंगे, आपसे जवाब मांगे गए होंगे। अब आपके मन में चल रहे कुछ और सवाल हैं जिनका मैं जवाब दे देती हूँ। सवाल ये कि जनगणना कब होती है। बहुत आसान सवाल और आसान से जवाब भी इसके हैं। जनगणना कब होती है, भाई हर 10 साल में जनगणना होती है। सवाल ये कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो जवाब है 1881 में हुई थी और तब से हर 10 साल में ये सेंसस हो रहा है। आखिरी बार जनगणना 2011 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार में हुई थी। उसके बाद से ये डेटा अब तक नहीं जुटाया गया है। 10 साल के हिसाब से देखें तो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं जुटाया गया है, क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी फैल गई थी और फिलहाल जो है वो जनगणना होना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस डिक्लेयर होने में 6 महीने ही अब बचे हैं और सरकारी मशीनरी चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। जनगणना 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है, इसे करने के लिए कई कई महीनों का वक्त लग जाता है। अमूमन जनगणना के काम को भारत में होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में किया जाता है, क्योंकि उस दौरान टीचर्स के पास पढ़ाने का काम नहीं होता है, छुट्टियां होती हैं।
अब छात्रों की परीक्षाएं भी करीब है, इसीलिए शिक्षकों को जनगणना जैसे दूसरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले आपको ये बता दूं मैं कि निर्मला सीतारामन आई थी संसद में, राज्यसभा में। वो जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि देखिए 2024 के शुरुआत में ही हो सकता है कि जनगणना का काम शुरू हो जाए। जनगणना या सेंसस अब 2025 के मई और जून के महीने में हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगले साल 2024 के मई में शिक्षक जो हैं वो चुनाव की ड्यूटी में बिजी हो जाएंगे। हालांकि इस बार सेंसस में वक्त कम लगेगा। अब क्यों लगेगा? क्योंकि इस बार सेंसस कागज और कलम और रजिस्टर के जरिए नहीं होगा, बल्कि डिजिटल होगा। जनगणना करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल ऐप दी जाएंगी जिस पर डेटा भरा जाएगा, और इससे क्या होगा? डेटा कंपाइल करना आसान हो जाएगा। यानी जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण जो है वो आसान हो जाएगा। डिजिटल जनगणना के फायदे क्या होते हैं? आंकड़ों का आकलन बहुत आसान हो जाता है और बहुत कम वक्त लगता है, क्योंकि ये इजी होता है। इसको नोट नहीं करना होता, फिर नोट करके आपको जाकर दूसरे को बताना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है, आपने जहाँ पर नोट किया उसके फ़ौरन बाद वो फीड हो जाता है वहाँ पे, और दूसरा कहीं और से भी उसको एक्सेस उसका कर सकता है, क्योंकि आपको रजिस्टर का हर पेज पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोबारा से उस डेटा एंट्री को किसी और कंप्यूटर में सेव नहीं करना पड़ेगा। 2021 में जो जनगणना होगी इसमें हम मोबाइल ऐप का भी प्रयोग करेंगे, और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूं कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त होगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो आप बयान सुन रहे थे ये 2019 का बयान है। फिर क्या हुआ 2021 में? आप जानते हैं कोरोना की महामारी हम सब ने देखी है और इसीलिए वो डिले हो गया। जनगणना का डेटा जल्द प्रोसेस हो जाएगा, डिजिटल होगा तो। लेकिन डेटा प्रोसेस का अर्थ क्या है? डेटा कंपाइल क्यों किया जाता है और इसका महिला आरक्षण से क्या लेना देना है? दरअसल डेटा कंपाइलेशन से ये पता लग जाएगा कि 2011 के बाद कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कितनी महिलाओं तक सरकार की योजनाएं पहुंची, महिलाओं की स्थिति इस वक्त समाज में कैसी है, 2011 के मुकाबले कितनी महिलाएं रोजगार पा चुकी हैं, कितनी महिलाएं नौकरी पेशा है, देश में महिलाओं की मौजूदा संख्या कितनी है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात कितना है, ये सब सेंसस से पता चलेगा। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा महिलाओं को लोकसभा चुनाव में आरक्षण देने के लिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जनगणना कैसे होती है और जनगणना क्यों की जाती है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत सरकार की नीतियों के लिए है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से थोड़ी सी कम थी, और अभी जो सरकार की नीतियां बनती हैं वो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनती है। नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो सरकार की नीतियां भी जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी के आधार पर होगी। जनगणना से ही आपके जनप्रतिनिधि तय होंगे, यानी आपके पार्षद, विधायक, सांसद, हर जनप्रतिनिधि के काम का दायरा सीमित होता है, यानी उसके क्षेत्र तक सीमित होता है। लेकिन सांसद के काम का क्षेत्र कितना बड़ा होगा यह तय होगा जनगणना से आए आंकड़ों से। इन आंकड़ों के आधार पर ही डिलिमिटेशन होता है। अब डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, ये क्या होता है और कब कब होता है और क्यों होता है, इसके क्या फायदे होते हैं? आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे ना, तो जवाब आसान शब्दों में बता देती हूँ। उदाहरण के तौर पर परिसीमन का मतलब उदाहरण के साथ बताऊंगी, लेकिन परिसीमन का मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब है जनसंख्या के बढ़ने के आधार पर आपके सांसद के क्षेत्र का को छोटा करना। मतलब उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर अभी 13 विधानसभाएं आती हैं,
लेकिन जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ये संभव है कि उत्तर पश्चिम लोकसभा में विधानसभाओं की संख्या घटकर 10 ही रह जाए और बाकी बची 3 विधानसभाओं को दूसरी लोकसभा में शिफ्ट कर दिया जाए, और इसीलिए परिसीमन जरूरी है और ये किया भी जाता है। भारत में लोकसभा सीटों का परिसीमन आखिरी बार 2008 में हुआ था। अब अगला परिसीमन 2026 में होना है। भारत में अभी लोकसभा सांसदों की संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर, उसके बाद नहीं हुआ क्योंकि पुराने संसद भवन में लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी लिमिटेड थी और इसीलिए सांसदों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती थी। लेकिन नई संसद में लोकसभा सांसदों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी क्योंकि यहाँ जगह की कमी नहीं है। यदि तय तिथि के आधार पर चले तो परिसीमन 2026 में हो जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण लागू भी हो जाएगा। The scheduled 2021 census was postponed due to COVID. It is supposed to commence in the beginning of 2024. There is now digitalization. There is now digitalization of the census procedure. The census can be completed expeditiously and possibly within 2024 itself. Thereafter, the next 2 steps of delimitation. और जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ तो हमारी एक नज़र जो है वो राज्यसभा में भी है क्योंकि वहाँ पर वोटिंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में जेपी नड्डा, उनके बगल में गृहमंत्री अमित शाह, उनके बगल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके बगल में धर्मेंद्र प्रधान आपको पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पीएम के ठीक पीछे अर्जुन राम मेघवाल आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त इसी बिल पर जवाब दे रहे हैं। इस बहस में बहुत से सवाल विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाए गए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं। इसके बाद संभवतः वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसी वोटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राम मेघवाल। पक्का मकान बनाने की योजना थी और हमने सबने देखा एक पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे। प्रधानमंत्री 2014 में आए, प्रधानमंत्री आवास योजना आई और एक ग्राम पंचायत में जहां 3 और 4 टारगेट आते थे वहां 300 और 400 टारगेट आने लग गई। राशि 43,000 होती थी जो 1.5 लाख हो गई और कुछ राज्य सरकारों ने सहयोग किया तो 2.5 लाख हो गई। कहां 3 और 4 टारगेट, कहां 300 और 400 टारगेट, कहां राशि 43,000 और कहां राशि 2.5 लाख तक पहुंच गई। और उसके बाद स्केल और स्पीड तो बढ़ी। उसके बाद जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, आप बीडीओ से मंगाओ, कलेक्टर से मंगाओ, सारी प्रक्रियाओं में उसको किस्त मिलती ही नहीं थी। तो ये सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करके जियो टैगिंग करके सीधा डीबीटी में पैसा दिला दिया। ये एम्पावर्ड किया महिलाओं को, इसलिए योजनाओं का जिक्र करना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा, कोई विषय आया कि आप अलग अलग सोचते हैं, होलिस्टिक अप्रोच से सोचते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये हमारा मूल मंत्र है सरकार का काम करने का। होलिस्टिक अप्रोच में सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सेशन आया, इस सेशन में जो ये बिल आया, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रधानमंत्री जी का कोट ही नहीं है, ये जीवन शैली। अमृतकाल का समय, नए संसद भवन में पहला बिल और वो भी नारी शक्ति वंदन का, और उसमें भी सभी दलों का समर्थन। इसलिए मैं सभी का आभार भी पुनः प्रकट करना चाहता हूं। मैं विपक्ष की एक बात से, जयंत चौधरी जी ने एक बात कही कि नीति स्पष्ट नहीं थी आपकी इसलिए लेट हो गए, नीयत नहीं थी। जयंत जी, ये मैं कहना चाहता हूं, ये बिल इसलिए नहीं लाया गया है कि हमको इसको अटकाना चाहते हैं। अटकाना और भटकाने वाला टाइम चला गया। विपक्ष के समय लोकसभा में ये बिल इसलिए पास नहीं हो सका क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नीयत थी, ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। इसलिए
तो अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। इस वक्त वो बता रहे थे कि उनकी सरकार ने क्यों ये बिल लाया है, क्योंकि वो विश्वास रखती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में। इसीलिए अब से कुछ ही देर में इस बिल पर वोटिंग होगी। राज्यसभा में हमारी नज़र बनी हुई है। ये जो अभी आपको परिसीमन और सेंसस के बारे में बता रहे थे, वो उसमें एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए, तकनीकी रूप से 2029 तक तो संभव नहीं होगा इस तरीके से जनगणना करके परिसीमन कर देना। ये तकनीकी रूप से 2029 में ही संभव होता दिख रहा है, हम ये कह रहे हैं। इन तकनीकी समस्याओं को जानते बूझते लोकसभा में राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन तुरंत लागू करने की वकालत की थी, याद कीजिए। और ओवैसी तो इस बिल के विरोध में है ही, वो भी सुन लीजिए। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. And may I conclude by saying, sir, by saying that the minorities, the Jain community, no woman MP has entered from Jain community. That is why I oppose this bill. Thank you. इन दोनों ही सांसदों की क्या मांग है, केंद्र सरकार की तरफ से उस मांग पर क्या जवाब दिया गया, ये भी आप जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही सांसदों को लोकसभा में ही बता दिया कि बिना तकनीकी बारीकियों के आप लोग बात कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। मान्यवर, 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। अब ये बात भी उठ रही है कि महिला आरक्षण 2029 से लागू ना होकर 2039 से 2039 से लागू होगा। तर्क क्या दिया जा रहा है कि जनगणना 2031 में होगी, फिर परिसीमन 2036 में होगा और 33% महिला रिजर्वेशन 2039 में लागू होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महिला रिजर्वेशन लागू होने में इतना वक्त नहीं लगेगा। और अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरफ इशारा किया, क्योंकि भारत सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसका उदाहरण आप यूपीआई के जरिए देख सकते हैं। कुछ साल पहले तक आप सोच सकते थे कि यूपीआई घर घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन यह हुआ कि नहीं हुआ। जब जर्मनी के मंत्री आकर, डिजिटल मिनिस्टर आकर यूपीआई के जरिए भारत में हरी मिर्च खरीद सकते हैं और चौंक सकते हैं, जबकि डेवलप्ड नेशन जर्मनी, वहां पर डिजिटल चीजों को अपने हाथों में रखने वाला मंत्री चौंक गया कि अरे वाह, एक सब्जी वाले के पास यूपीआई से लेन देन करने का हर एक साधन मौजूद है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नए भारत में महिलाओं को हक मिलना अब चंद दिनों की ही बात है और इंशाअल्लाह जल्दी ही नारी शक्ति वंदना करते हुए पूरा भारत देखेगा।